बेटा तू जिस राह में चल रहा है ना, उस राह में भी बस धोखे ही धोखे। और माँ की ये बात मेरे यहाँ पे बैठ गई। मतलब जिंदगी में मैंने बदमाशियां बहुत की हैं, लेकिन मुझे लगता है जब दिल से अगर कभी भी मुझे पता हो, मेरी अंतरात्मा जब मुझे बोलती है कि नहीं ये काम गलत है, ये मत करो, तो उस समय मुझे बस माँ की ये आवाज़ सुनाई देती है कि जिस राह पे तू चल रहा है इसमें बस धोखे ही धोखे हैं। तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माय मदर। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। Absolutely amazing, thank you. Alright then, फाइनली हम आ चुके हैं नितिन मिश्रा जी के घर पे। एंड इस पॉडकास्ट की शुरुआत से कुछ देर पहले ही हमारी बातचीत, हमारी वार्तालाप चल रही थी। वी हैड सम रियली अमेजिंग टाइम, जिसमें कई तरह की बातें हुई। और अब ऑफिशियली, प्रोफेशनली हम आ गए हैं अपने चैनल के लिए, अपने दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए वो इन्फॉर्मेशन लेके जो कि शायद कहीं ना कहीं किसी आर्ट स्टूडेंट के लिए, किसी न किसी राइटर के लिए, किसी ना किसी बिगनर के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी हो सकती है। नितिन सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। Thanks for having me on the show. सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया है। और दिस इज अवर सेकंड टॉक, दिस इज अवर सेकंड मीट। 2 साल, हाँ 2 years, 2 साल हो चुके हैं। हाँ 2021 आई सपोज। एंड 2 साल के इस समय अंतराल में क्या हुआ है नितिन मिश्रा की लाइफ में? और इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड। बहुत कुछ हुआ है, अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा बहुत ज़्यादा हुआ है, बुरा बहुत कम हुआ है, तो ठीक है, चलता है, चलता है। यार अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, मैं समझता हूँ हर आर्टिस्ट, हर राइटर के लिए एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आप किस माहौल में बैठे हैं, आप किस माहौल में अपना कार्य कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल। What is important for you when you are trying to have that mindset कि मुझे कुछ लिखना है right from the scratch, और even as a continuation of a story, आपको as a writer क्या माहौल चाहिए होता है? See Soumya, I feel comfortable when I am close to nature, somewhere close to nature. मैं लिखने के लिए either I'm an oxymoron, मैं बहुत बड़ा ऑक्सीमोरॉन हूँ। या तो मैं एक बंद कमरे में बैठा रहूँगा, बंद कमरे में बैठ के लिखूँगा जहाँ एक चिड़िया की चहचहाहट भी नहीं सुनाई देनी चाहिए, या फिर मुझे खुला आसमान चाहिए, सामने समुद्र चाहिए, तो मैं लिखूँगा। Alright, और अगर ये माहौल ना मिल पा रहा हो तो मैं नहीं लिखूँगा। What about time limitation? What about clients pressure? I never followed them. Are you serious? Serious, absolutely serious. You can ask Sanjay Deep. I was just about to ask, even Sanjay Gupta sir? Yeah. अच्छा। Even Mr. Sanjay Gupta. Like he knows it very well कि अगर नितिन का मूड नहीं बन रहा है कहानी लिखने का, नितिन is not gonna write a single word. मैं नहीं लिखता, मुझे अपना एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे अपना बिल्डअप चाहिए, क्योंकि कहानी अंदर से आती है। और अगर मुझे अंदर से कहानी फील नहीं हो रही है, it doesn't matter what I'm writing. Maybe if I'm writing a comic book or some screenplay or animation or a novel or short story, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, लिखने के समय अगर मैं उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहा हूँ, I can't write that. So I've always been a storyteller. मैं हमेशा से स्टोरी टेलर था, बचपन से कहानियाँ सुनता था, सुनाता था। I wrote my first graphic novel. ग्राफिक नॉवल मैंने तब लिखी जब मुझे पता भी नहीं था कि ग्राफिक नॉवल जैसी कोई चीज़ होती है। For me, it was simply a book जिसमें एक साइड में इलस्ट्रेशन बने हुए थे और एक साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ था। हिंदी में मैंने जो ग्राफिक नॉवल अपनी लिखी थी उसका नाम था लुटेरे। एंड समवॉट मैं जो कहानी कर रहा था
not this Aranyak which came out in RCSG, my own project that's titled Aranyak Sanrakshak. It is based on that story, लुटेरे. उसमें एक जंगल होता है, and this is way before Pirates of the Caribbean. At that time I was in class 4th जब मैंने लुटेरे स्टार्ट की थी. It was about bandits जो एक जंगल है, एक अरण्यक है, उस जंगल से निकल के आते हैं, डकैती करते हैं और वापस जंगल में चले जाते हैं. Okay. और उस जंगल में उनके पीछे कोई नहीं जा सकता. उस जंगल में वो मतलब उनका जंगल है, उनका गढ़ है, वहाँ उन्हें कोई नहीं डिफीट कर सकता है. तो दो राज्य हैं, एक जंगल के इस तरफ है, एक जंगल के उस तरफ है, और दोनों ही प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से इन बैंडिट्स को, इस जंगल को खत्म किया जाए. सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट. और आई वाज इन क्लास 4th जब मैंने इसको शुरू किया. जब मैंने इसको खत्म किया, मैं क्लास 5th पास कर रहा था. तो सर्वनायक लिखने वाली जो चुल है वो उस समय भी थी कि लंबी लंबी कहानी लिखना है जी. और मज़ा उसमें ये आता था कि मैं डेली स्कूल लिख के जाता था और मुझे ऑडियंस मिलती थी, फ्री की ऑडियंस. जो क्लास के सारे बच्चे होते थे ना, तो क्या लिख के लाया नितिन, आज पढ़ेंगे क्या होने वाला है. तो वो जो ऑडियंस मिलती थी उससे जो मज़ा आता था ना, जब वो पढ़ते थे अभी क्या लिखा क्या लिखा, दिखा 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 दिखा, ठीक है. तो वो मज़ा वो उस समय से क्लिक किया. एंड स्टोरी टेलर में तब से था. राइटर प्रोफेशनली, कॉमिक बुक राइटर आई बिकेम इन 2008. 2008 में मिस्टर संजय गुप्ता को जब मैंने कहानी दिखाई, जिसके पीछे फिर एक कहानी है, हर कहानी के पीछे एक कहानी, बिल्कुल बिल्कुल यही सर्वनायक बना दूंगा. तो कहानी ये है कि इन 2007 आई वाज वर्किंग ऑन योद्धा प्रोजेक्ट. तो योद्धा जब मैं बना रहा था, मुझे वो कहानी बहुत बोरिंग लग रही थी. नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था वो बनाने में. मैं सर के पास गया कहानी लेकर के. मैंने वो क्या दिया ये बनाने के लिए आपने, यार मुझसे बनाते नहीं बन रहे, किसी से पढ़ते कैसे बनेगा, ये क्यों बनवा रहे हो, इतनी बोरिंग कहानी, इतनी लंबी कहानी, कुछ हो नहीं रहा है, चले जा रहे चार चिल्ली बच्चे, कुछ चेंज करो. तो तू कर दे. ठीक है भाई, कर देता हूँ. अच्छा, वो तो मैंने चेंज नहीं की. मैंने उस टाइम पे गदाधारी बांकेलाल सोने के लिए और गगन विनाशदूत के लिए मैंने थ्रिलर और सस्पेंस का आइडिया लिखा था. दैट वाज इन्फेक्टेड, जो बाद में नरकनाशक के लिए ओके. तो वो मैं लिख के गया, ये लो देखो. मतलब उस समय भी ओवर कॉन्फिडेंस की इंतहा थी. बस मैं ऐसे ही पहुंचा था, सर देखो कहानी लिखी है, देख लो. तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया. तो उन्होंने इस पूरे इंटेंशन के साथ शुरू किया था कि अभी इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा. पढ़ते ही साथ थोड़ी देर पढ़ने के बाद बोला, भाई लिखी तो अच्छी है तूने. मैं तो बोल ही रहा था अच्छी लिखूंगा. एंड बस शुरू हो गया उसके बाद से. ऑलराइट. मैं काफी समय से ये सोच रहा हूँ, आखिर संजय सर में ऐसा क्या है जो कि उनको स्टैंड आउट करता है बाकी पब्लिशर्स से? वो क्या है? जेन्युइनिटी. वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है. अगर एक शब्द में कहा जाए, ही इज नॉट एट ऑल प्रिटेंशियस. वो अगर आपसे मुस्कुरा के दिल से गले मिल रहे हैं तो वो आपसे दिल से गले मिल रहे हैं. वो इंसान नहीं है जिनके मुंह पे मुस्कुराहट है लेकिन मन में जहर. और कहानियों को लेके मेरे मन में और मेरी आंखों में जो जज्बात आते हैं, मैंने वो जज्बात सिर्फ और सिर्फ आज तक की अपनी ज़िंदगी में मिस्टर संजय गुप्ता की आंखों में देखे हैं, जब वो अपने किरदारों की और कहानियों की बात करते हैं. कुछ लोग कहेंगे कि आप जानबूझ के ये बात बोल रहे हैं. नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है. मेरे पेचेक्स बहुत कम अमाउंट That's a nice one. I believe this. पैसा कमाने मार्केट में आए हैं, वो जरूर चले आए और आज तक वो वैसे ही इनफैक्ट आपको मैं ये चीज़ भी बता दूं कि पूरी कॉमिक्स फ्रेटर्निटी में मिस्टर संजय गुप्ता से ज़्यादा हम्बल इंसान भी कोई नहीं है.
मैं ऑलमोस्ट हर किसी से मिल चुका हूँ। देखिए मेरे एज ग्रुप में मतलब मेरी ट्यूनिंग दिलदीप और हेमंत के साथ वो लॉन्डो वाली जमती है। हम बैठ गए और फिर उसके बाद तो मतलब बस आगे आमने सामने कोई नहीं है। बट एक जो ग्रेविटी होती है, एक हम्बलनेस जो होती है, जो पता चलता है कि इंसान की गरिमा है, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ मिस्टर संजय गुप्ता में देखी है। कॉमिक इंडस्ट्री में, कॉमिक फ्रेटर्निटी में मैंने जितने भी लोगों से मुलाकात की है, सॉरी टू से, वो मिसिंग है। बड़ा स्टेटमेंट है बट हाँ, ये जा रहा है चैनल में। जाने दीजिए। नहीं, और भी लोग हैं, मैं उनकी एरा की बात कर रहा हूँ। लाइक हमारे एरा में देखिए, अगर हमारे एरा का अगर आप संत देखेंगे तो ललित शर्मा एंड जगदीश, ये संत है। संत लोग इनसे इनसे आप पूछिए आर यू स्पिरिचुअल, ठीक है। इसके बाद ललित शर्मा मतलब 1 घंटे बताएंगे आपको व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी डूड, और फिर वो आपको 1 घंटे स्पिरिचुअलिटी बताएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर जनरेशन, बट हाँ, जिस जनरेशन को पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं और जो हमारी पहले की पीढ़ी रही है, उनमें से मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने काम किया है। और एकदम डंके की चोट पे ये चीज मैं कह रहा हूँ, संजय गुप्ता इज संजय गुप्ता। उनके जैसा हम्बल इंसान दूसरा कोई भी नहीं। वासु गुप्ता, what potential you see in him? I see a lot of potential in वासु। वासु यंग है, यंगस्टर्स का माइंडसेट कैसे काम करता है वासु जानते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, 3-4 बार वासु से मिला हूँ और मुझे लगता है कि संजय सर की छत्र छाया में वो बहुत बेहतरीन करेगा। Will he be able to continue the legacy Absolutely, of his father? absolutely, आपको श्योर है? without any doubt, without any doubt. You must have seen some traits, something. Yeah, that's why I'm saying. Yeah. Okay. Because I've seen the passion, the same passion that I've seen in his father's eyes. Okay. So I know. जिस समय हम बैठते हैं, 3-4 बार ही बैठे, एनिमेशन मूवीज़ के प्रोजेक्ट डिस्कशन के ऊपर हम बैठे थे, तो उसके क्वेरीज बहुत ही लॉजिकल होते थे और ये बताता है कि मतलब ही वॉज टोटली इनटू इट। उनको पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, और कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी है। कैरेक्टर्स को जानता है, आर्टिस्ट्स को जानता है, क्रिएटिव्स को जानता है, उनके साथ इंटरैक्ट करता है। एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में वासु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। Is going to be the next Sanjay Gupta? It's a big Inshallah. statement. Inshallah. Inshallah. All right. No, there is one and only Sanjay Is ma'am कह रही है there's only one Sanjay Gupta. नहीं, हम तो One and the only. One and only Amitabh Bachchan. There is Abhishek Bachchan. Likewise, there will be Vasu. अल्लाह, तो फिर तो ये तो बहुत ही तो मैम की आवाज नहीं आ रही होगी, बट मैम इज सेइंग देयर इज वन एंड द ओनली, देयर इज वन संजय गुप्ता। आपका क्या कहना है, क्या ये कॉमिक बुक का जो ये कल्चर है, क्या ये वेस्टर्न कॉमिक बुक्स की वजह से ही जिंदा है इंडिया में और रहेगा? क्योंकि हम अपन लोगों की तो परसेंटेज बहुत कम है जो अभी भी बिल्कुल पढ़ रहा है, वो बढ़ेगी कैसे? क्योंकि ये बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है। If you want me to be brutally honest, देखिए, आप जिंदगी में या तो आर्ट एज अ प्रोफेशन लेके चल लो या आर्ट एज अ पैशन लेके चल लो, ठीक है। जब आर्ट, खासकर यहाँ पे मैं बात आर्ट की जब कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कॉमिक बुक आर्ट। कॉमिक बुक आर्ट अगर आप एज अ पैशन लेके चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो आपका प्रोफेशन नहीं बन सकता। बिकॉज प्रोफेशन के लिए आपको एक डिसेंट अमाउंट अर्न करना पड़ेगा टू फीड योर फैमिली, टू हैव रूफ ओवर योर हेड, और बच्चों के बिल्स पे करने हैं, डेली एक्सपेंसेस मीट आउट करने हैं। बीइंग अ कॉमिक आर्टिस्ट यू कैन नॉट डू दैट।
एंड दैट्स अ ब्रूटल रियलिटी। अभी किसी बेवकूफ़ ने एक पोस्ट किया था मेरे पास, उड़ते उड़ते आया कि अच्छा कॉमिक आर्टिस्ट चाहिए, ब्ला ब्ला समथिंग समथिंग, पर पेज 200 रुपये दूंगा। अब वो 200 रुपये का मैं कुछ बता सकता था कि क्या किया जा सकता है, बट ठीक है। तो आप अगर इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना चाहते हैं, आप नहीं सर्वाइव कर सकते। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। दैट्स अ ब्रूटल रियलिटी। पहले तो मतलब जो भी ऐसे रोस्टर्स होते थे, हेटर्स होते थे, मैं बोलता था यार हेटर्स है, रोस्टर्स है। अब मैंने उनको नाम दे दिया, ये निप्पी गर्लफ्रेंड्स है, ये निप्पी गर्लफ्रेंड्स है। मतलब डजंट मैटर आप कितना कुछ करने खुश नहीं होंगे, इनका मुंह सूजा रहेगा हमेशा। कितना भी अच्छा आप कर रहे हो ना, इनका मुंह बना हुआ है, हमेशा कोसेंगी। ठीक है, उससे भी मन नहीं भरेगा, तो इनको लगेगा कि मेरी जिंदगी में अगर कुछ खराब हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। और अगर मैं जिंदगी में कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो इनको सिर्फ जलाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये निप्पी गर्लफ्रेंड्स जो है, ये फिर मैं भटक गया पॉइंट से। बट कैरी ऑन। हाँ ठीक है। हाँ मुझे याद है। तो ऐसी किसी निप्पी गर्लफ्रेंड ने पोस्ट किया था कि ये राइटर सीरीज पे सीरीज चलाया जाता है पैसे बनाने के लिए। उस बेवकूफ आदमी को ये नहीं पता कि मैं एक सिंगल शॉट लिखूंगा या मैं एक 100 पार्ट की भी सीरीज लिखूंगा ना, पर स्क्रिप्ट मुझे सेम अमाउंट पे होता है। इट डजंट मैटर वेदर आई एम राइटिंग अ सिंगल शॉट, आई एम राइटिंग एन एंटायर सीरीज। इवन मेरे लिए ज्यादा सरदर्दी का काम है, जितनी बड़ी सीरीज होगी उतना मेरा माथा खपेगा, उतने कैरेक्टर्स, उतने सीक्वेंसेस दिमाग में लेके चलना। तो अच्छा है ना, एक बार में सिंगल शॉट लिखा, पैसा लिया, चल दिया। फर्स्ट थिंग। दूसरा, मुझे जो जब मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट की थी, कॉमिक बुक लिखना स्टार्ट किया था, तो गधाधारी बांकेलाल के लिए जो मुझे पैसा मिला था, पेचेक जो मेरा आया था, उसका जो अमाउंट था ना, उसका दुगना मेरे गुरुग्राम के फ्लैट का रेंट था। फ्लैट का रेंट ही उसका दोगुना था, बाकी तो छोड़ दो। ऑर्डर ऑफ बेबल संजय गुप्ता ने मुझसे नहीं बोला था कि तू 8 बार लिख के ला उसको रीराइट करके। मैं लेके गया क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था इसमें कुछ और होना चाहिए। बाद में संजय जी चुटकी लेके बोलते हुए थे कि भाई 8वीं बार में भी इसलिए कर दी, पसंद तो तब भी नहीं आई थी, लेकिन अगर छापते नहीं तो तू नहीं रुकता, तो तू वही लिखते रह जाता आज तक। द थिंग इज कि कॉमिक्स कभी पैसे के लिए तो की ही नहीं। हाँ, अब कुछ बेवकूफ लोग पूछेंगे भाई पैसा क्यों लेते हो फिर? बिकॉज हीथ लेजर ने कहा व्हेन यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। तो ऑब्वियसली वो पैसा मेरा नहीं है, मैं जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो उस टाइम की कीमत है। मैं अपनी कीमत तो नहीं नहीं रहा, बिकॉज मैं अगर अपनी कीमत चार्ज करूंगा तो इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी वो। बिग वन। मेरा एक सवाल ये आता है, एज अ फैन, एज अ ट्रू फैन ऑफ कॉमिक बुक, आप इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? क्या ये कहना सही है कि कहीं ना कहीं चीजें क्रिएटिव एस्पेक्ट से थोड़ा सा और हटके बिजनेस एस्पेक्ट में ज्यादा आ गया है? See, Soumya, do you want me to be brutally honest or you want me to give a diplomatic reply? I want you to be completely brutally honest. I'm not a comic book fan. There was a time I was a comic book fan, but जिस दिन मैंने कॉमिक्स लिखना शुरू किया उस दिन से मैं कॉमिक बुक फैन नहीं। क्यों? Look, you cannot work as a fan, because if you will start thinking as a fan thinks, you will only come up with ideas that a fan can come out with. मेरे पास योद्धा की स्क्रिप्ट आई, मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे उस पर आर्टवर्क बना देना था। एज अ फैन अगर मैं वो कर रहा होता मेरे लिए वो यार मेरे को कॉमिक स्क्रिप्ट मिली मैं बनाऊंगा, खत्म, ठीक नहीं। बट एज अ क्रिएटिव वो मेरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को पच नहीं रहा था। मैंने सीधे जाके सर को बोला ये नहीं चलेगा, ये बकवास है, ये नहीं बिकेगा। ओके, बिकॉज पीपल डू नॉट वांट टू रीड सच स्टफ। लोग अब नहीं पढ़ते ये चीज। अब उस समय में मैं नाम नहीं लूंगा,
मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां थी, स्टोरी लाइन्स थी जो उस समय चल रही थी, मतलब इन प्रोसेस थी, मेरे सामने बन रही थी। मैंने उन हर एक स्टोरी लाइन के लिए मिस्टर संजय गुप्ता को बोला था ये स्टोरी लाइन नहीं चलेगी। ओके। एंड ही सेड हाँ, जो नितिन मिश्रा लिखेगा वही चलेगा ना, बाकी तो कुछ नहीं चलेगा। मैंने कहा होगा यही, जो नितिन मिश्रा लिखेगा वही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। और पूरी बेशर्मी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जो नितिन मिश्रा लिख रहा था फिर वही चल रहा था, बाकी कुछ नहीं चल रहा था। ऑलराइट। तो आपको रीजन यही है कि मैं एक फैन की तरह नहीं सोच रहा था, मैं एक क्रिएटिव की तरह सोच रहा था। सर्वनायक विदाउट अ डाउट एक बहुत लंबी सीरीज है, चल रही है। मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि कैसे एंड होगा, क्या होगा। पर्सनली आई वांट टू नो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। समय जब हम इससे पहले बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। मैं लाइफ में हर चीज़ वही करता हूँ जो मुझे लगता है कि चैलेंजिंग है। तो ये भी एक चैलेंज की तरह शुरू हुआ। मुझे लगा कि मैं एक ऐसी स्टोरी लाइन लिख सकता हूँ जिसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर्स। मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया था कि मैं आरसी का हर एक छोटा बड़ा कैरेक्टर लेके आऊँगा। हाँ, मैंने कहा था कि मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स लेके आऊँगा। वो धीरे धीरे होते होते हो गया कि नहीं सारे के सारे आएंगे। तो ठीक है, अब मुझे लगता है जितने आ जाएगा मैं वो मीम्स बनते रहते हैं, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। मैं इनफैक्ट मैंने बहुतों को सड़क से उठा के स्टार बनाया भी है। आई रियली एंजॉय दोस मीम्स। वो मीम्स आते रहने चाहिए, इस पे बनेंगे बहुत सारे। तो सड़क से उठा के स्टार बनाते जा रहा हूँ, सरनायक चलते जा रहा है। और शुरुआत ऐसे ही चैलेंज से हुई थी कि क्या एक ऐसी कहानी लिखी जा सकती है जिसमें हीरो वर्सेस हीरो तो होगा, लेकिन सिर्फ वो हीरोज के ऊपर ही सेंट्रली फोकस नहीं होगा। ओके। उसमें एक पूरा एंटायर आरसी यूनिवर्स आएगा। ओके, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस कॉमिक बुक वाले टॉपिक को कुछ देर के लिए साइड करते हैं, कुछ और पूछते हैं। एकदम। आप स्पिरिचुअल हो? मुश्किल सवाल है, अगला सवाल निर्धारित करेगा कि मैं स्पिरिचुअल हूं या नहीं। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रीडम। आपके पास है वो फ्रीडम? जी। किस तरीके से? हर तरीके से। आई हैव अर्न दिस फ्रीडम। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, ये एक बहुत जेनेरिक सवाल हो गया, ठीक है। बट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए वो उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता होती है। मुझे लगता है कि एज अ क्रिएटिव मैंने अपने लिए एक ऐसा करियर खड़ा किया है जहाँ पे आई हैव दिस ऑप्शन, आई हैव दिस गट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन से नो। मुझे जब तक कोई प्रोजेक्ट क्लिक नहीं करता मैं उसके लिए मुंह खोल के नो बोल देता हूँ। मुझे जब तक, मेरे लिए डेडलाइंस मैटर नहीं करती। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा नितिन काम में कैसा है, नितिन काम में अपना 100% दे सकता है। नितिन डेडलाइंस मीट करने में कैसा है, नितिन पैदा ही क्यों हुआ था, डेडलाइंस मीट करने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ था, ठीक है। ओके। तो मैं कभी डेडलाइंस मीट नहीं करता, मैं बहुत गंदा हूँ। और मतलब बहुत से लोग इस बात पे रो सकते हैं, इस पे मतलब वो यहाँ से उनका दिल रोएगा डेडलाइंस वाली बात है। मैं बहुत रुलाया लोगों को डेडलाइंस में, बट हाँ जब मैंने डिलीवर किया है, फिर मैंने डिलीवर किया है, उस काम के आगे फिर कुछ नहीं है। तो हर कोई जो मेरे साथ काम करते हुए जानता है कि इंसान नहीं दे रहा, जिस दिन देगा बस ये देगा, इसके आगे कोई नहीं देगा। ऑलराइट। एंड हाउ आर यू एज अ डोमेस्टिक पर्सन? Aloof. Really? Really. I'm a good cook. Okay. I like cooking for my family. Morning breakfast बनाना पसंद है मुझे, बट ऐसे में मेरी अपनी छोटी सी स्टडी है, उसमें एक छोटा सा स्केलेटोर है। एंड मैं और स्केलेटोर अक्सर ये बातें करते हैं कि जब हम अकेले होते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। Okay. तो मेरी दुनिया वहीं सिमट के रहती है, या फिर मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ मोस्टली, जिससे मैं राइटिंग करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, या फिर आर्ट के लिए भी जब मुझे लगता है कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए, जब भी मुझे लाइव लैंडस्केप्स करने का मन होता है
लाइक मेरा एक फेज आता है, मेरे फेजेस शफल करते हैं। लोगों के अंदर जैसे स्प्लिट पर्सनालिटीज होती हैं, मुझे लगता है मेरे अंदर एक राइटर और एक आर्टिस्ट की स्प्लिट पर्सनालिटी है। कभी कभी राइटर ओवरटेक कर लेता है, कभी आर्टिस्ट ओवर पावर कर लेता है। ओके। तो जब आर्टिस्ट बोलता है नहीं अब तू हो गया, तू बहुत दिन से लिख रहा है, अब मेरे को कूची चलाना है, तो फिर मैं निकल पड़ता हूँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जाकर के ढंग से चैन से लैंडस्केप्स कर सकूँ। ऑलराइट। और फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा लैंडस्केप्स हो जाते हैं तो लगता है यार इतनी अच्छी अच्छी जगह है, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिले, अब लिखना चाहिए, तो लिखने चला जाता हूँ। टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली, जो भी आप बताना चाहें। फैमिली, आई गॉट अ वंडरफुल फैमिली। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बाबा महादेव का आशीर्वाद है कि मेरे फैमिली में मेरा बेटा है। जान से ज़्यादा, मेरे दिल से बाहर मेरा दिल अगर धड़कता है तो बेटा है। और स्तुति है, लाइफ लाइन है, ज़िंदगी जो एक कहीं भी वो एक टिदरिंग रोप होती है ना, जो कि अगर टूट गई तो एस्ट्रोनॉट किधर जाएगा पता नहीं चलेगा पूरे स्पेस में, तो वो बांध के रखने वाली टिदरिंग रोप अगर कोई है तो स्तुति है। पापा हैं, पापा मेरे जैसे ही हरफन वाला इंसान है। माँ रही नहीं, माँ से बेइंतहा मोहब्बत थी, और माँ के जाने का जो सदमा है वो अभी ले रहा हूँ, जी रहा हूँ। मैं भी शायद इतना भागता भी इसीलिए हूँ कि जब बर्दाश्त नहीं होता तो लगता है यार चलो कहीं निकल जाते हैं। सो ये छोटी सी फैमिली है, बहुत प्यारी फैमिली है। मतलब मुझे देखेंगे तो फैमिली बहुत ज़्यादा, मुझे देख के फैमिली का अंदाज़ा मत लगाइए, जंगली एक मैं ही, बाकी सब सही है, इंसान है। आपने इससे पहले, वीडियो से पहले बताया था जब ये सेटअप हो रहा था, यू आर द ओनली सन, या व्हिच मींस कि मदर फादर के लिए आप हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन एंड अट्रैक्शन रहे होंगे। हमेशा, ऑलवेज। किसके ज़्यादा क्लोज रहे हैं आप, मम्मा पापा? माँ की, हमेशा बचपन से। अपनी मम्मा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? My mother was born Christian. Her maiden name was Margaret. Margaret Madhubala Yusuf John Francis. Yusuf John Francis मेरे नाना का नाम था। ओके। एंड माँ के मेडन नेम पे ही मैंने अपना स्टूडियो का नाम रखा, मार्गरेट स्टूडियो। और मेरी माँ के बारे में अगर मैं बात करना शुरू कर दूंगा तो शायद हमें ये वीडियो कल भी कंटिन्यू करना पड़ जाएगा। मैं इतनी ज़्यादा बातें कर सकता हूँ माँ के बारे में। और माँ बहुत अच्छी थी। दुनिया में माँ मेरी इकलौती इंसान थी जिनको लगता था कि उनका बेटा एक दिन कुछ बहुत बड़ा करेगा, और उनको बस ये यकीन था कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी कर ले, ये नहीं पता था क्या करेगा, लेकिन ये पता था कि जो करेगा बहुत बड़ा करेगा। और हम जहाँ रहते थे, नाना का फार्म हाउस था, हमारे यहाँ बहुत सारे जानवर थे, तरह तरह के जानवर थे, चिड़िया, अच्छा, कुत्ता, बिल्ली, तोते, पेट्स। ओह। एंड बहुत बड़ा दड़बा, मुर्गे मुर्गियाँ सब थे। एंड मुझे सुबह का रूटीन याद है, माँ घर में सबसे पहले उठती थी। एंड आई वॉज हार्डली 4 years old, उस समय की बात बता रहा हूँ। माँ सबसे पहले उठती थी, और बाहर जो हमारा बरामदा था वहाँ से चिड़ियों की चहचहाहट शुरू होती थी। और माँ किचन में आती थी, उस समय गैस स्टोव नहीं होता था, वो केरोसिन वाला ये होता था, बर्नर होता था। तो उस पे बर्नर पे माँ रोटी बनाने बैठती थी। एंड माँ सूट पहनती थी, उनके जो पीछे पल्ला लहराता था, हमारा डॉग जो था, फीमेल डॉग, वो उसके पल्ले पे माँ के आके बैठ जाती थी। और बाहर से जो 2 छोटे तोते के बच्चे थे, उनको उनका पिंजरा खोल दिया जाता था, वो चलते हुए आते थे, एक माँ के इस कंधे पे बैठता था, एक इस कंधे पे बैठता था। मैं जब सुबह उठ के किचन में आता था तो मुझे पहला नज़ारा जो दिखाई देता था वो यही देता था कि माँ रोटी बना रही हैं, तो उनके दोनों कंधों पे तोते बैठे हुए हैं, पीछे शेरा नाम था हमारी फीमेल डॉग का, वो बैठी हुई है। बाहर से पूरी चिड़ियों की और मुर्गियों की आवाज़ आ रही है। तो एक बहुत अलग परिवेश में बड़ा हुआ मैं, और माँ से जुड़ाव बहुत अलग लेवल पे रहा हमेशा ही। क्या आप बताना चाहेंगे कि when did she passed away? She passed away in 2021. She was battling from cancer, final stage.
2020 में हमें पता चला था माँ के कैंसर का, एंड 2020 दिसंबर में पता चला था. जनवरी में वी वेंट बैक टू वाराणसी, एंड 2 महीने उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बट मार्च में शी फाइनली पास्ड अवे, एंड दैट वाज द टाइम जो मुझे माँ के जाने का एक शॉक हिट किया. मैं डीप डिप्रेशन में चला गया था, और उसके बाद काफ़ी वक्त तक मैंने सब कुछ छोड़ दिया था. दिस वाज द सेम टाइम जिस समय मैंने सोशल मीडिया के अपने सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे, और आई वाज नॉट अवेलेबल ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडियाज. आप वर्क कर पा रहे थे? नहीं, बहुत टाइम तक मैंने काम नहीं किया, क्योंकि वो टाइम था जिस समय इनफैक्ट मतलब दिसंबर 2020 से पहले तक आई हैड 2 फिल्म प्रोजेक्ट्स, वेब सीरीज प्रोजेक्ट. अनुनीति पब्लिकेशन करके मेरा एक फ्रेंड था, अनुभव शर्मा. Okay. उसके साथ वो इन्वेस्ट कर रहा था, एंड आई वाज द क्रिएटिव हेड ऑफ द पब्लिकेशन. हम अनुनीति पब्लिकेशन स्टार्ट कर रहे थे. वो प्रोजेक्ट जो था वो जाने वाला था फ्लोर पे, और इसके अलावा 2 ऑडियो सीरीज़ थी. बट आफ्टर माई पास्ड अवे मैं इतना ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चला गया कि मैंने जितने भी लोगों का, जितने भी स्टूडियोज़ का एडवांस था, मैंने सारा एडवांस वापस किया. मैंने हाथ जोड़ के बोला, भैया मैं काम नहीं कर सकता. द प्रोजेक्ट दैट यू हैड टेकन? या ओके. the projects that I have taken and I was already paid for them. Like Okay. advance payment जिन projects की हुई थी, उनकी मैंने advance payment उनकी वापस की, उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि मैं ऐसे कंडीशन में काम नहीं कर सकता. कुछ ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप यू कैन टेक योर टाइम, आप जितना टाइम लेना चाहते हैं ले लीजिए, बट इसको करके दीजिए. मैंने कहा कि अगर मैं करके भी दूंगा तो आप जो मुझसे चाहते हैं मैं वो नहीं दूंगा, और वो मैं नहीं चाहता. तो अगर किस्मत में लिखा होगा साथ में काम करना, तो फिर दोबारा करेंगे, बाद में ज़रूर करेंगे, अभी नहीं कर सकते. तो सारे लोग चले गए. एक RCSG मिस्टर संजय गुप्ता जो हमेशा रहे हैं, संजय जी थे. एंड इसके अलावा स्टोरी टेल की मेरी पब्लिशर है प्रियमदा रस्तोगी. उनको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन था. उन्होंने बोला, नहीं नहीं, तुझे जितना भी टाइम लेना है ले ले, ये प्रोजेक्ट तू ही करेगा, तेरे अलावा कोई नहीं करेगा. आई वाज डूइंग एन ऑडियो सीरीज फॉर हर. ओके. तो वो सीरीज़ मैंने फिर उनके लिए फाइनली जब मैंने काम स्टार्ट किया तब मैंने कंप्लीट करके दिया था. और इस समय में संजय जी के लिए मैंने जो लिखा था वो आरण्यक पर था. ऑलराइट. ये उसी समय की बात ये है. उसी समय की बात है. बिकॉज आई रिमेंबर 2021 was the time जब हम पहली बार मिले थे. जी. That was the time कि the very first offline interview of the drawing house happened. और हम संजय सर के पास आए, आप आए, and none of us was knowing कि ये सब चल रहा है. आपकी फैमिली, आपकी अपनी फैमिली, योर वाइफ, जब ये समय आया कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, it would have been extremely difficult for her as well. Stuti has always been the backbone of this family. स्तुति ने पूरी, जब तक माँ थी, माँ को संभालने का काम स्तुति ने किया. एंड ऑब्वियसली जिस समय मैं डिप्रेशन में था, स्तुति काम कर ही रही थी. शी वॉज इन टू हर 9 to 5. शी वॉज वर्किंग एज ग्राफिक डिज़ाइनर एंड UX UI डिज़ाइनर. Okay. तो उनका काम चल रहा था. और इसके साथ साथ लंबे टाइम से स्तुति पेंटिंग का, आर्ट क्यूरेशन का काम करती हैं, तो पेंटिंग्स का काम चल रहा था. सो शी वॉज द वन जिसकी वजह से हम सेल ऑफ कर गए. और इमोशनली भी जो जहाँ खड़ा हुआ, एक पॉइंट पे जहाँ मुझे लगा कि नहीं, अब निकलना है, अब कुछ करना है. मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली कहानी माँ के बाद लिखी, ये तो 2 प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे जो मैंने किया. जी. बट मैंने जो पहली कहानी लिखी, मेरी पहली कहानी थी जेम्स गन कौन है. जेम्स गन कौन है इज अ स्टोरी अबाउट अ मदर who is trying to get to her kidnapped child, and she meets a weird character who is calling himself James Gunn. And पूरी कहानी रिवॉल्व करती है इसके अराउंड कि जेम्स गन कौन है.
एंड वो कहानी मुझे लग रहा था कि मैं लिख नहीं सकता। लाइक जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको मैं किसी तरह पूरा कर दूं, मैं अंदर से जो राइटिंग करता था वो मैं अब नहीं कर सकता। तो मैंने वो कहानी लिखी। कहानी लिख के मैं सबसे पहले स्तुति के पास गया। मैंने कहा ये कहानी लिखी है, इसको पढ़ो, देख कुछ लिख भी पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। एंड शी रेड दैट स्टोरी। शी सेड ये तुम you have written yourself as the character and the story is nice। तो वो टाइम था कि मैंने कथा सारथी के बारे में सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, कथा सारथी स्टार्ट किया। एंड सबसे पहली कहानी जो मैंने पोस्ट की थी दैट वाज जेम्स गलबर्न। मैम के बारे में कुछ बताइए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज? Totally opposite to the kind of a person I am। You are alright। मतलब अगर मुझे लिटरली अगर मुझे ईस्ट जाना है, उनको वेस्ट ही जाना होगा, उनके मन में ख्याल आएगा, मैं उनको बताऊंगा नहीं मैं ईस्ट जाने वाला हूँ, बोलेंगे आज वेस्ट जाने का मन हुआ है। ओके तो इस टाइप का है हमारा। बट एज अ पर्सन शी इज वेरी टैलेंटेड। सबसे पहले मैं जो बात कहूँगा, शी इज इमेंसली टैलेंटेड, डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। मैं हम्बल नहीं हूँ, मैं बहुत एरोगेंट हूँ और मुझे ये बहुत ही एरोगेंसी के साथ मैं बताता हूँ कि मैं एरोगेंट हूँ। ऑलराइट। बट स्तुति इज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। जब आपने बच्चे की बात करी है, आप प्लीज उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा बेटा महाक्ष, जैसे मैंने कहा मेरे दिल के बाहर अगर कोई मेरा दिल धड़कता है दैट इज महाक्ष। और मैंने ऊपर वाले की जितनी शिद्दत से मैं आराधना करूं, जितनी दुआ करूं, जितना धन्यवाद दूं वो कम है अपने परिवार के लिए। बहुत छोटा सा परिवार है लेकिन बहुत मेरे लिए सब कुछ, अगर कुछ भी मायने रखता है तो मेरा परिवार मायने रखता है। बाकी तो सब है, ठीक है, चलता है बॉस, सब चलता है बॉस में, सिर्फ परिवार जो है। महाक्ष बहुत सिंसियर बच्चा है। उसके जैसा बच्चा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा बेटा है, मैंने वाकई में उसके जैसा बच्चा नहीं देखा। वो शरारतें नहीं करता। मैं उसकी एज में था, मैं बहुत शरारती था। मैं लोगों के घर में पत्थर मार के शीशे फोड़ देता था। आर यू सीरियस? यस, आपने किया है? सीरियस, मैंने किया है। हमारे घर के नाना का जो फार्म हाउस था उसके पीछे क्रिश्चियन कंपाउंड था। क्रिश्चियन कंपाउंड में एक बरगद का पेड़ था, उसके बगल में एक कॉटेज थी, वहां पे एक बुढ़िया रहती थी, उसके सारे बाल सफेद थे और वो व्हाइट ड्रेस पहनती थी। शी वाज अ विडो। और मुझे हमेशा लगता था कि वो चुड़ैल है। मुझे इनके पूरे यार प्रेमिसेस में पत्ते पत्ते फैले रहते थे, बड़ी बड़ी लटकती रहती थी और उनका कॉटेज हाउस हमेशा बंद रहता था। तो एक तो कहानियों में कॉटेज हाउसेस का फैसिनेशन मेरा वहां से आया। ओके। और मैं सीरियसली जाता था, अगर हमारे घर के 2 दरवाजे थे, आगे का पीछे वाला दरवाजा क्रिश्चियन कंपाउंड। ऑलराइट। मैं पीछे वाले दरवाजे से जब कोई नहीं देख रहा होता मैं निकल लेता था कि आज जाके देखूंगा कुछ जादू टोना करते हुए तो दिखनी चाहिए। तो इसी चक्कर में एक बार मैंने शीशा तोड़ दिया। Oh my God। ये इस तरीके के ही पूरे किस्से रहे आपके बचपन में? हाँ। My God। मैं बहुत ऑक्सीमोरोनिक हमेशा से रहा हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं होते थे लेकिन मैं बहुत शरारती था। महाक्ष ऐसे ही है? बिल्कुल भी नहीं, अपोजिट एकदम। मामा पे गया वो? मामा पे गया। अच्छा। ही इज अ मामा's boy। क्या अब मैं पूछ सकता हूँ अपना सवाल? जी। Are you spiritual? No, I'm not। Like I thank God for each and everything that He gave me। और भगवान को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, बट मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ। मैं स्पिरिचुअल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक, मुझे लगता है कि एक बहुत डार्क साइड है जो कि मैं कहानियों में निकालता हूँ। और किसी के भी अंदर अगर एक बहुत डार्क साइड होता है तो आप या तो प्रिटेंड करते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं या फिर आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। तो ना मैं प्रिटेंड करता हूँ और ना मैं अपने आप से झूठ बोलता हूँ। हाँ, मेरे जो डीमंस है ना, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे इंसोम्निया है, रात में मुझे नींद नहीं आती, तो रात में 2-3 बजे हम मस्त बैठते हैं। Serious about this?
I am serious about this. I'm serious about everything. आपको insomnia है? Serious when I'm saying that Martian हूँ मैं. नहीं, I'm serious about this. आपको इंसोम्निया है? Yes. आप स्तुति से पूछ सकते हैं. लास्ट नाइट उन्होंने मुझे 4 mg नींद की दवा दी थी. उससे पहले भी उन्होंने 4 mg नींद की दवा दी थी. नींद की दवा बोल रही है अब बस मुझे और मत लो, मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे अंदर और मैं सो नहीं रहा हूँ. चलिए ठीक है, यहाँ तक रहा हमारे कॉमिक बुक्स की बातें. लेट्स टॉक अबाउट सम अदर एरिया, सम अदर अरीनाज एज वेल. तो नितिन मिश्रा ऑल्सो राइट्स फॉर नॉवेल्स, फिक्शन, उसके बारे में बताइए. फिक्शन बहुत लंबे टाइम से लिख रहा हूँ. आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 2015 और 16. ओके. सबसे पहली कहानी लिखी थी अनुकृति नेक्स्ट. उस समय एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, मैंने वहीं पे डाल दी. सबसे पहले मैंने एक ब्लॉग शुरू किया था, ब्लॉग पे डाली तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आया नहीं, पढ़ने वाले ही नहीं थे. मैं रोज़ आता था, खुद ही पढ़ के चला आता था अपनी कहानी. मैंने कहा यार कितने दिन अपनी कहानी खुद पढ़ूंगा, अच्छी है तो भी क्या हुआ, कोई और भी तो पढ़े. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाल दिया. वहाँ बहुत मैसिव रिस्पॉन्स आया. जब उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो अनुकृति नेक्स्ट के बाद मैंने एक दो कहानियाँ और डाली. शकुंतला इन डाली थी, डोंट पैनिक डाली थी. सबके रिस्पॉन्स अच्छे जाने लगे. तो ये शॉर्ट स्टोरी जो था वो मेरे लिए एक टेस्ट की तरह था कि देखता हूँ टेस्ट करके कि कैसा जाता है. अगर सही जाएगा तब फिर कुछ लंबा हाथ मारा जाए. उसके बाद मैंने लिखा रैना एट मिडनाइट. And Rana at Midnight was an instant rage. Yes. Rana at Midnight और On the Edge of Midnight Lily, ये दोनों अंधी चली थी. मतलब रातों रात उस प्लेटफॉर्म के मैं टॉप राइटर्स में से था. और इमेंस फैन फॉलोइंग, इमेंस फीमेल फैन फॉलोइंग, जो कि हर राइटर का सपना होता है. तो मैंने कहा भाई सब बढ़िया चाह रहे हैं. देन द प्लेटफॉर्म गाइज गॉट ग्रीडी. उनको लगा कि यार कुछ करते हैं बड़ा. तो मैंने भी सोचा कि ठीक है चलो, मैं भी एक जगह मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे भी मतलब वो नए चैलेंजेस चाहिए. तो मैंने कहा उस समय मैं फिल्म मेकिंग ऑलरेडी एक बार ट्राई कर चुका था, फेल हो चुका था. तो मैं फिल्म मेकिंग का था कीड़ा फिल्म मेकिंग करने के लिए. फिर ऑन द एज ऑफ मिडनाइट लिली के ऊपर वेब सीरीज़ स्टार्ट हुई. तो जब वेब सीरीज़ स्टार्ट हुई तो जो हमारा बीच का कांटेक्ट था शुभम, मैंने उससे एक ही चीज़ बोली थी कि यार शुभम देख एक बस बात का ध्यान रखना भाई कि ये ना सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल ना होना. बाकी कुछ भी हो वो नहीं बन जाए. बट समहाउ मुझे लगा कि एंड रिजल्ट जो है वो वही सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल वाला जा रहा है. मैं समझता हूँ कि आज की जो कन्वर्सेशन हुई है ये आर्टिस्ट्स के लिए, राइटर्स के लिए, और मैं बार बार लगातार मैंने ये वर्ड यूज किया है आर्ट स्टूडेंट. मैंने काफी हैशटैग किया इसको. आर्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है बिकॉज कॉमिक बुक्स के बारे में हमने काफी बात करी, लेकिन हट के हमने नितिन मिश्रा से बात करी. हमने नितिन मिश्रा को थोड़ा और जानने की कोशिश करी बिकॉज ये एक ऐसा नाम है जो कि डेफिनेटली कोई भी एआई आ जाए लेकिन नितिन मिश्रा का कोई रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है. इसको मैं एज अ फैन कह रहा हूँ. आई एम अ फैन ऑफ योर्स. मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत ही अनबाइज्ड रहूं, लेकिन देयर हैज बीन एन एक्साइटमेंट एवर सिंस आई एंटर्ड दिस हाउस. in the very that nanosecond जब डोर ओपन होने वाला था, I was having that in mind कि इस डोर के इस तरफ मैम और नितिन मिश्रा होंगे जो कि जिनकी कॉमिक बुक्स मैं पढ़ता हूँ, जिसको पढ़कर मैंने अपने उस जुनून को जिंदा रखा है. उसके लिए, उस जुनून को जिंदा रखने के लिए और इतना मोटिवेशन देने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग द ड्राइंग हाउस योर वैल्यूएबल टाइम. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आप फाइनली कुछ हमारे दर्शकों के लिए प्लीज कुछ ना कुछ आप बोलें. कॉमिक्स पढ़ते रहिए. जो भी मैं लिखता रहा हूँ सब कुछ पढ़िए, जो लिख रहा हूँ वो भी पढ़िए. आर्ट देखिए, खुश रहिए,
सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में खुश रहना। कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा, कोई प्रवचन नहीं दूंगा। खुश रहिए और अपने माता पिता का हमेशा आदर कीजिए। ये मैं हर किसी से कहता हूँ। मेरे कुछ फैंस हैं जिनसे जो दिल के बहुत करीब हैं, जो जिनका मेरे पास टेक्स्ट आता है, ऑडियोज, वॉइस मैसेजेस आते हैं, उनको भी मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि जब तक आपके माँ बाप आपके साथ हैं, उनको बहुत प्यार दीजिए, बहुत सम्मान दीजिए, बहुत दिल से आदर दीजिए और यकीन जानिए उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाएंगी और आपको बेशक बहुत दूर लेके जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब छोटा था तो माँ मुझे ये सुनाती थी, मुझे सुलाने के लिए, और ये गाना मेरे दिल के इतना करीब था कि जब मैं शीलभंग लिख रहा था तो मैंने एक फ्रेम में ये गाना नागराज को दिया था, नागिया को सुलाने के लिए। वो गाना मैं गाने की कोशिश करूँगा। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम,